हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 होता है द्विघात समीकरण। उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक चीज को आज की वीडियो में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि घात क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि द्विघात क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई सामान्य एक पद लिखता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ए के पावर इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अगर एम लिख दिया, तो यहाँ पे आप कहेंगे, या मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको हम बेस कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये एम आपका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे घात कहा जाता है। ये क्या हो जाएगी, इस घात हो जाएगी, या इंग्लिश में इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पावर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए की घात यहाँ पे क्या दी गई है, एम दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए ए की पावर 2, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे ए की घात क्या हो जाएगी, ए की घात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर ए की घात यहाँ पे इस प्रकार से लिखें, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ए की घात, यहाँ पे ए की घात क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3। इसी प्रकार से यहाँ पे ये तो घात मिल जाती है। अब ऐसे ही कोई भी लिखा हो, चाहे आपका यहाँ पे लिखा हो एक्स की पावर 6 लिखा हो, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक्स की जो यहाँ पे घात दी गई है वो कितनी दी गई है, यहाँ पे आप कहेंगे 6 दिया गया है। इस प्रकार से आप घात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं और वेरिएबल टर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात करें, अर्थात तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनका मान बदलता नहीं, हरदम फिक्स रहता है। जैसे कि आपने देखा हो, जैसे कि 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, या पाई हो जाए, या 22/7 हो जाए, या कोई भी इस प्रकार के मान जो होते हैं जिनका मान बदलता नहीं, हर एक जगह फिक्स रहता है, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं। जैसे कि आपका x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, p हो जाए, q हो जाए। इस प्रकार से कोई भी आपके इस प्रकार के आंसर जिनका हर एक जगह पे अलग अलग मान होता है, कि एक समीकरण में दूसरा होगा तो किसी दूसरे में x का मान अलग होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पे बात किया है, तो वहां पे आप उन वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि पद क्या होते हैं। पद अर्थात यहाँ पे टर्म जो शब्द हमारा होता है, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मान लो लिखा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ये पद यहाँ पे है, ये एक ये पद है, एक ये यहाँ पर था टोटल पद, ये पहला पद हो जाएगा, आपका ये दूसरा पद हो जाएगा, और ये आपका तीसरा पद हो जाएगा। अब यहाँ पे पद आपको समझ में आ गया। अब पदों में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या है, आपको 6 केवल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 5 गुणे यहाँ पे x दिखाई दे रहा, और यहाँ पे a गुणे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा। अर्थात यहाँ पे अगर इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा a एक्स स्क्वायर क्या है, आपका दो चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पे एक a है और दूसरा यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर का अगर हम गुणांक की बात किया जाए तो यहाँ पे a हो जाएगा, अगर a के गुणांक की बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात गुणांक जिसका पूछा जाएगा उसको छोड़ के उसके गुणे में जितना भी होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो यहां तक तो हमने समझ लिया गुणांक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो द्विघात समीकरण कहा गया था, इसका मतलब कोई भी अगर समीकरण है उसमें से अगर अधिकतम किसी भी पद की घात अगर 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से आपको ये चीज समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक्स स्क्वायर
प्लस का y प्लस का 6 इस प्रकार से लिखा हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतम घात कितनी दी गई है 2, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है 1, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे जब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है इसका मतलब 0। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे y लिखा है तो आप चाहें तो y की घात क्या है यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ जहां पे भी 1 है इसको आप चाहें तो y की घात 0 लगा के लिख सकते हैं या x की घात 0 लगाकर, अर्थात जिसकी घात भी 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे घात आप 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अधिकतम घात आपको कितनी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलती है। वहीं पे मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा हो प्लस का 6 बराबर 0, तो ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात आपको 2 देखने को मिल जाएगी, इसलिए ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। ऐसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल पे बात करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 0 लिखा तो भी क्या है एक ये द्विघात समीकरण होती है। समीकरण का मतलब उसके बराबर में 0 लिखा हो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पद हो, अगर अधिकतम घात उसमें 2 है तो वो आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग प्रकार के द्विघात समीकरण पे बात कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ले, जैसे कि मान लो एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड बराबर 6 लिखा हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 पद एक साथ में है, लेकिन दोनों पद क्या है वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी होगी 1 होगी, इसकी घात क्या होगी 1 होगी, अर्थात 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अर्थात ये जो यहाँ पे आपका पद है इसकी घात कितनी आती है यहाँ पे आप देखेंगे 2 आएगी। इसी प्रकार से इसकी घात देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या इसकी घात मिलेगी देखने को 1 मिल जाएगी, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी क्या एक द्विघात समीकरण है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम रेयर केस में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो तो इसका मतलब उनकी जितनी भी घातों का योगफल होगा वो उस समीकरण की अधिकतम घात कहलाएगी। इस पे हम एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का जेड, इस प्रकार से लिखा हो, तो यहाँ पे अधिकतम घात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसकी घात 2 है, y की घात 1 है, अर्थात यहाँ पे क्या अधिकतम घात 3 आ जाएगी, जो कि आपके द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो यहां तक तो मैं डिटेल से समझ लिया कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके किस प्रकार से आप इसको कहीं भी पहचान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो लिखा है एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक ये द्विघात समीकरण का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है ऐसी समीकरण, अर्थात ऐसी कुछ संख्याएं x की जो कि इसमें रखने पे यहाँ पे अगर आप इस बाएं पक्ष में रखेंगे तो यहाँ पे आपका दायां पक्ष आ जाना चाहिए। तो देखते हैं कि पहले यहाँ पे इसके हल क्या होंगे, तो इसको हल कर लेते हैं। पहले तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 के जगह पे आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा 4 + 3 लिखना होगा, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है और 4 × 3 = 7 भी होता है, और इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे कैसे हल करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं कि इसका हल क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लिया तो x + 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं x + 4 और x + 3 का कॉमन ले लेते हैं तो बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x + 4 बराबर 0, अर्थात यहाँ से x बराबर -4 आएगा। इसी प्रकार से x + 3 बराबर 0, अर्थात यहाँ से x बराबर आपका -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों मान आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे x बराबर चाहे -3 रखें चाहे -4 रखें, हमेशा यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे x बराबर -4 और x बराबर -3 यहाँ पे समीकरण के मूल हो जाते हैं। तो ये होते हैं मूल, अर्थात मूल का मतलब या हल का मतलब होता है ऐसी कुछ संख्याएं जो वहां पे रखने पे उस समीकरण को संतुष्ट करती हैं, वो उनके मूल या उनके हल कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मूल कैसे निकाले जाते हैं। तो मूल निकालने के कुछ यहाँ पे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 बेसिक तरीके हैं। एक होता है गुणनखंड विधि होता है और दूसरा तरीका होता है सूत्र विधि। गुणनखंड विधि से तो जो मैंने अभी जो आपको हल करके दिखाया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, जैसे कि मैंने लिया था एक्स स्क्वायर
प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। इसको जो मैंने अभी हल किया था तो यहाँ पे फाइनल आपका बन के आया था x प्लस 4 का और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमने x बराबर निकाला था माइनस का 4 और यहाँ पे x बराबर मैंने क्या माइनस का 3 निकाला था। ये यहाँ पे जो मैंने तरीका अप्लाई किया था वो हमारा होता है गुणनखंड विधि। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी का सूत्र विधि से यूज कर सकते हैं और सूत्र कैसा लगाया जाता है उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारी जो समीकरण होती है द्विघात समीकरण उसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर। इसको यहां पे हम थोड़ा सा लिखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये इसकी व्यापक समीकरण होती है और इसके मूल जब भी आप निकालेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे होता है एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ये व्यापक समीकरण का सूत्र होता है जिसे हम सूत्र विधि कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी से कहा जाता है। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से किसी भी समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो इसमें होता है और यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये क्या हमारा होता है ये d से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर अर्थात विविक्तर कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है विविक्तर के आधार पे और विविक्तर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी व्यापक समीकरण आपको दिख जाए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाला जाता है इसे हम विविक्तर अर्थात डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं डी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको डी से यहाँ पे लिख देते हैं अर्थात डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये यहाँ पे बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसके विषय में आपको समझना है। यहाँ पे कई कंडीशंस बन सकते हैं जैसे कि सबसे पहली कंडीशंस आपकी क्या बन सकती है कि यहाँ पे d बराबर 0 हो जाए अर्थात जो भी यहाँ पे आप मान निकालेंगे वो आपका 0 आ जाए। और जब भी यहाँ पे d बराबर 0 आपका निकल के आता है उस समय क्या होता है दोनों मूल वास्तविक तथा आपस में बराबर होते हैं। इस समय यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है दोनों मूल कैसे होते हैं दोनों मूल यहाँ पे क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर तथा क्या होंगे दोनों मूल वास्तविक तथा यहाँ पे क्या होते हैं बराबर। ये आपको कंडीशन याद रखना है वास्तविक तथा यहाँ पे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे कंडीशन सेकंड क्या बनती है अगर आपका d जो है 0 से बड़ा हो जाए। अगर d ये 0 से बड़ा होता है तो फिर यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि दोनों मूल जो होंगे वास्तविक तथा क्या होंगे असमान होंगे। अर्थात यहाँ पे क्या आप लिखेंगे वास्तविक तथा असमान। यहाँ पे वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे ठीक है अर्थात अलग अलग आएंगे। इसका फिर यहाँ पे कंडीशन थर्ड बनती है कि d जब 0 से छोटा हो जाए और d जब 0 से छोटा हो जाता है उस समय एक कंडीशन यहाँ पे आपकी बन के आती है। वो कंडीशन ये बन के आती है कि समीकरण के मूल क्या होंगे अवास्तविक होंगे अर्थात इमेजिनरी अर्थात आभासी होंगे। क्या होंगे यहाँ पे हम लिखेंगे आभासी तथा असमान। आभासी भी होंगे और असमान होते हैं ठीक ये हो जाएगा। इसका लास्ट की जो कंडीशन बनती है जब d क्या हो पूर्ण वर्ग हो। कैसा होना चाहिए पूर्ण वर्ग हो। जब ये पूर्ण वर्ग होता है उस समय कंडीशंस यहाँ पे जो बन के आती है वो आती है कि मूल यहाँ पे वास्तविक होंगे परिमेय होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे मूल यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा वास्तविक होंगे फिर क्या होगा परिमेय होंगे और फिर क्या होंगे असमान होंगे। अर्थात यहाँ पे ये कंडीशन बनते वास्तविक असमान वगैरह हो जाएंगे। तो ये आपको विविक्तर के विषय में जानना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो कि होता है मूलों का योगफल और गुणनफल डायरेक्ट ज्ञात करने की विधि। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी व्यापक समीकरण लिखिए जैसे कि यहाँ पे सपोज करो a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये अगर आपकी व्यापक समीकरण है तो इसके बहुत ही आसानी से अगर मान लो मूल यहाँ पे अल्फा एक हो और बीटा हो तो यहाँ पे मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे जो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं माइनस आगे लगा देंगे एक्स का गुणांक। गुणांक पे मैंने ऑलरेडी बात किया था कि गुणांक क्या होता है बटे यहाँ पे क्या होता है एक्स
स्क्वायर का गुणांक। ये आपको देखना है कि नीचे जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा नीचे आता है, इसलिए इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बस ऊपर आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना दिया गया, यहाँ पे b हो जाएगा, b बट्टे क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, अचर पद, अचर पद बट्टे क्या होता है एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद देखेंगे c होता है और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे a। तो यहाँ पे मूलों का योगफल और गुणनफल बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट का एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है जब भी कभी आपको मूल दिए गए हो तो उस मूल से आप कैसे समीकरण निकालेंगे उस पर हम बात करते हैं। अगर मान लो आपको अल्फा और यहाँ पे बीटा दिए गए हैं तो इसके बीच में संबंध क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का यहाँ पे योगफल एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये यहाँ से आपका फार्मूला हेल्पफुल होने वाला है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, किस प्रकार से आप उसके मूलों का डायरेक्ट योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, कैसे आप उस समीकरण को हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य विधि से, और भी बहुत सारी चीजों पे बात किया। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।